स्पेस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड के बारे में बढ़िया से जानकारी लेनी हो, बढ़िया से समझना हो, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अभी हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर these are imaginary lines a tangent on which gives the direction of electric field at that point। कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट के पैरेलल होगा। सपोज किसी पॉइंट पर लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे हैं, है ना। तो अगर हमें किसी पॉइंट ए पर, मान लेते हैं कि ये है पॉइंट ए, ठीक है, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके पैरेलल होगा। ये इधर भी हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है, लेकिन होगा टेंजेंट के पैरेलल ही, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि टेंजेंट ड्रॉ करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता किया जा सकता है। बस ये देखना होगा कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज emerge out from positive charge and enter into negative charge। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अपने पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो और साथ में एक नेगेटिव चार्ज भी हो, तो लाइंस ऑफ फोर्सेज पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में इंटर करती हैं, है ना, कुछ इस तरह से, ऐसे। तो इसमें किसी भी डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्सेज वैसे निकल सकती हैं, है ना, ऐसे भी। और नेगेटिव चार्ज में हर तरफ से लाइंस ऑफ फोर्सेज इंटर कर सकती हैं। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेज बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में इंटर करती हैं, ठीक। ये कह सकते हैं two electric lines of forces do not intersect each other, इसका कारण ये है कि अगर दो लाइंस ऑफ फोर्सेज इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही पॉइंट पर दो दो टेंजेंट हो जाएगा और इसलिए दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन भी हो जाएंगे, है ना। जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर दो टेंजेंट आएंगे, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, ठीक। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। इसमें ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज
do not form closed loop, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो होती हैं ये क्लोज लूप जो है फॉर्म नहीं करती, है ना। मतलब कि ऐसा लूप जो है ऐसा नहीं बनता है कभी भी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि जहाँ पर जिस पॉइंट पर लाइन्स ऑफ फोर्सेज की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो इसको अगर यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point is directly proportional to density of electric lines of forces at that point। तो कहने का मतलब ये है कि किसी पॉइंट पर अगर लाइन्स ऑफ फोर्सेज की डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो अगर इसको हम एक डायग्राम से समझें, है ना, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे लाइन्स ऑफ फोर्सेज नीचे आ रही हैं उनके बीच का गैप बड़ा होता जा रहा है ना। तो ऊपर किसी पॉइंट पर यूनिट एरिया में या यूनिट वॉल्यूम में देखेंगे तो लाइन्स ऑफ फोर्सेज ज़्यादा होंगी, है ना, जबकि यहाँ पर उतने ही एरिया या उतने ही वॉल्यूम में देखेंगे तो लाइन्स ऑफ फोर्सेज कम है ना। तो इस पॉइंट पर डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, लाइन्स ऑफ फोर्सेज की डेंसिटी इज हायर, सो स्ट्रेंथ of electric field is also higher, है ना। देखेंगे यहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्सेस के बीच में गैप बहुत कम है और यहाँ पर वो गैप जो है बड़ा होता जा रहा है और इसलिए इधर डेंसिटी कम हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम हो रहा होगा। ठीक, एक और प्रॉपर्टी होती है वो ये होता है कि 1/ε0 number of lines of forces emerge out from 1 कूलम चार्ज, है ना। 1 कूलम चार्ज होगा तो वहाँ से 1/ε0 नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकलती हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट Q/ε0 lines will emerge out from Q coulomb पॉजिटिव चार्ज, है ना। 1 कूलम से 1/ε0 लाइंस निकलती हैं तो Q कूलम से Q/ε0 लाइंस बाहर निकलेंगे। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की आखिरी प्रॉपर्टी जानेंगे और ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस या मेटालिक सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर ऑलवेज
perpendicular to the equipotential surfaces or metallic surfaces। चूँकि मेटैलिक सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इसलिए उसके भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इतनी सारी लाइंस ऑफ फोर्सेज की प्रॉपर्टीज होती हैं और ये प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे आगे, जब हम लोग आगे कई सारी क्वांटिटी समझेंगे या जानेंगे। तो अब हम लोग एक नई क्वांटिटी के बारे में जानेंगे जिसको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड है ना। तो इसका डिफिनीशन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a surface is equal to total number of electric lines of forces passing through that surface। तो किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ कि उस सरफेस से कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं। क्रॉस करने का मतलब कि लाइंस ऑफ फोर्सेज आर पार होनी चाहिए, है ना। तो अगर कोई छोटा सा एरिया है, कोई सरफेस है, मान लेते हैं कि ये सरफेस है ना, तो इसका एरिया वेक्टर हम लोग लेते हैं ऐसे। एरिया वेक्टर होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है कहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो, तो फ्लक्स को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, फ्लक्स इज इक्वल टू, चूँकि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इसको फाई से डिनोट किया जाता है। इसको लिखते हैं E डॉट dA, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। हर छोटे छोटे एलिमेंट से क्रॉस करने वाली लाइंस को जो है वो जोड़ते जाते हैं, यानी इंटीग्रेशन करते हैं। और ये जो फाइनली आता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो उस केस में क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इसको लिखा जा सकता है E डॉट A फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डिफिनीशन है वो एक्चुअली में ये डिफिनीशन है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, है ना। यूनिफॉर्म होगा तो ऐसा लिखेंगे, और ये हमेशा, ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा ट्रू है, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हमेशा ट्रू है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। जो फाई है इसको लिखते हैं E डॉट dA, है ना, इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a surface area dA where electric field strength is equal to
ई वेक्टर ना। तो अपना बेसिक फॉर्मूला जो है फ्लक्स का वो ये होता है ना, ये बेसिक फॉर्मूला है फ्लक्स का। लेकिन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is uniform, phi is equal to E dot A, that means E into A into cos theta, where theta is angle between electric field एंड एरिया वेक्टर। अब इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमें जनरली पता होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालने में या समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो उसके बारे में हम लोग की क्लैरिटी होनी चाहिए कि एरिया वेक्टर हैज डायरेक्शन along outward normal to the surface, है ना। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब हुआ कि अगर कोई कर्व सरफेस है, ऐसा है ना, तो इसके एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इस सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इधर, जो कि सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। आउटवर्ड का मतलब जो कॉन्वेक्स साइड है उसको आउटवर्ड कहा जाता है ना। ये जो कर्व सरफेस है इसको माना जाएगा कि इधर वाला इनर फेस है और इधर वाला आउटवर्ड फेस है, तो आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ इसका एरिया वेक्टर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में ये E डॉट A है, डॉट प्रोडक्ट आया है। तो जैसा कि वर्क डन कैलकुलेट करते टाइम हम ध्यान देते हैं कि अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। वहाँ भी वर्क डन वाला जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन में भी F डॉट A से होता है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होते हैं तो हमें कंपोनेंट रिजोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती, हम लोग क्या करते हैं जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हुए तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल के पैरेलल हुआ तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है E इंटू A। तो ध्यान रखना है कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फ्लक्स निकालने के लिए जस्ट E और A को मल्टीप्लाई कर देना होता है ना। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ध्यान रखना है कि हम लोग सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहे। एरिया वेक्टर डिफरेंट होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो देन वी जस्ट मल्टीप्लाई, इसको फिर से हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू एरिया टू फाइंड द फ्लक्स। ठीक है, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, अदरवाइज हमें E इंटू A इंटू कॉस थीटा वाला जो रूल है इस रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल करते हैं।
इस एग्जाम्पल में हमें एक स्फीयर दिया गया है और उस स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q। इस स्फीयर का रेडियस है R। तो इस स्फीयर से हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना है ना। फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू an imaginary spherical surface if a point charge Q is placed at इट्स सेंटर। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है Q, है ना। तो हमें क्या करना है कि इस स्फीयर से कितना लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेंगी वो हमें कैलकुलेट करना है। फ्लक्स का मतलब तो यही होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर की तरफ, यानी कि जो स्फीयर है उसके परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा ऐसे सरफेस के और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा हर पॉइंट पर, चाहे वो कोई पॉइंट हम लोग ले लें, है ना। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इधर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब यह है कि हर जगह परपेंडिकुलर है तो हम लोग सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन ये जो सरफेस है, सरफेस के हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस is E is equal to KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इस स्फीयर पर, चाहे ये पॉइंट ले लें हम लोग या ये ले लें, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड इतना होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड इतना होगा और जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है हर जगह। तो हमें क्या कहा गया, फिर जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फ्लक्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आया KQ बाई R स्क्वायर इंटू एरिया जो होगा वो 4 पाई R स्क्वायर आएगा टोटल, तो 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिख सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA, है ना, ऐसे लिखते थे फ्लक्स को। ये एक्चुअली में है E इंटू ए इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखेंगे कि ये जो R स्क्वायर है ये कैंसिल हो गया है ना। ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया KQ इंटू 4 पाई। K का वैल्यू रखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 4 पाई। तो इसमें से 4 पाई अगर कैंसिल कर दिया जाए तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स जो है टोटल इस स्फेरिकल सरफेस से इतना आया, ठीक। इस फ्लक्स को हम लोग एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ये है
कि अगर यहाँ पर Q चार्ज है, Q कूलम चार्ज है, तो यहाँ से कितनी लाइन्स निकलनी चाहिए। जैसा कि हमने लाइन्स ऑफ फोर्सेज प्रॉपर्टी में सीखा कि 1 कूलम से 1/ε0 लाइन्स निकलती हैं, तो Q कूलम से कितनी निकलेंगी, Q इंटू 1/ε0, है ना। तो यानी कि Q/ε0 इतनी लाइन्स टोटल इस चार्ज से निकल रही होंगी, और वो सारी की सारी इस स्फेरिकल सरफेस को क्रॉस करेंगी, है ना। इसलिए इस स्फेरिकल सरफेस से टोटल फ्लक्स जो होगा वो Q/ε0 होना चाहिए, और वही वाला रिजल्ट देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से आया, है ना, Q/ε0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस एक और एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि एक डिस्क है, जिस डिस्क का रेडियस है r, और इस डिस्क के एक्सिस पर, है ना, इस डिस्क के एक्सिस पर इसके सेंटर से, डिस्क का जो सेंटर है वहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है Q। ठीक, अब इस चार्ज के कारण से इस डिस्क से कितनी लाइंस पास करेगी, यानी कितना फ्लक्स पास करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क ड्यू टू a point charge Q placed on the axis of disk। तो डिस्क के एक्सिस पर जो चार्ज रखा गया है, इसके कारण से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, कहाँ पर, डिस्क से। तो हम ऐसा देखेंगे कि इस Q चार्ज के कारण से डिस्क के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ना डायरेक्शन इक्वल होगा, ना मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस डिस्क के अंदर स्मॉल r रेडियस का और dr थिकनेस का एक रिंग ले लेते हैं, है ना, इमेजिनरी रिंग ले लेते हैं। तो इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r, और जो थिकनेस है वो है dr। ठीक, तो ये हो गया अपना एलिमेंट्री रिंग। इस रिंग का रेडियस हम लोग मान रहे हैं कितना, स्मॉल r, और इसका थिकनेस मान रहे हैं dr। तो इस रिंग के हर पॉइंट पर, रिंग का जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस पर इस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर इक्वल होगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज Q है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। ये लाइन इस रिंग के सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है। ठीक, तो इस पॉइंट पर जो रिंग का सरफेस है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इसी लाइन के लॉन्ग होना चाहिए, है ना। और ये जो डिस्टेंस होगा, चूंकि इस रिंग का रेडियस स्मॉल r है, ये एक्सिस का डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r² प्लस x² का रूट। ठीक, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण से, इसके कारण से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो डिस्टेंस होगा r² प्लस x²। ठीक है, इसका डायरेक्शन तो हमने एरो से दिखा दिया है, बस यूँ समझें कि ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा KQ/R² प्लस x²। ठीक, अगर ऐसा मान लें कि ये जो एंगल है ये थीटा है और जो एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं, तो एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी थीटा एंगल बना रहा होगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं किधर, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा कंपोनेंट इसका E cos थीटा। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, जैसे ये है, तो बस क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं फ्लक्स थ्रू elementary ring of radius r and thickness dr, है ना। तो यहाँ से जो फ्लक्स पास करेगा डी फाई, उसको हम लोग जस्ट क्या करेंगे, इसका एरिया dA इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट सरफेस का E cos थीटा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो dA जो होगा, देखेंगे जो रिंग है, हम क्या करेंगे, चूंकि ये जो रिंग है छोटा सा, इस रिंग का जो शेडेड पार्ट दिख रहा है, हमें सिर्फ उसी पार्ट से भी फ्लक्स निकालना है। ठीक है, क्योंकि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा और इसलिए उसका एरिया निकालेंगे, उसका सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस dr, ये उसका एरिया हो जाएगा। क्योंकि अगर रिंग को, जो एलिमेंट्री रिंग लिया है, उसको अगर सीधा किया जाए तो उसका टोटल लेंथ यानी टोटल सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr और थिकनेस है dr। तो ये जो एरिया आएगा वो एक रेक्टेंगल का एरिया जैसे आएगा, लेंथ 2πr और विड्थ dr, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया हो गया इंटू E इंटू कॉस थीटा। तो 2πr dr, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, वो आया था KQ/R² प्लस x²। तो उसकी वैल्यू रखेंगे KQ/R² प्लस x² इंटू इस cos थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा का वैल्यू आएगा बेस x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये वाला, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x बेस हो गया डिवाइडेड बाई R² प्लस x² का रूट, ये हाइपोटेनस हो गया।